बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इब्राहिम एग्रो स्पेशलिस्ट के चैनल पर तमाम दोस्तों को खुशामदीद। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ज़्यादा एक्साइटिंग होने वाली है। यूरिया का नाम तो आप तमाम दोस्तों ने सुना होगा। यूरिया खाद जैसे बब्बर शेयर यूरिया लेके आते हैं, एग्रो यूरिया लेकर आते हैं, वो आप अपने खेतों में डालते हैं। बड़े खूबसूरत सफ़ेद सफ़ेद कलर के दाने, गोल गोल दाने मोतियों जैसे आपके हाथ में होते हैं। तो दोस्तों, कभी आपने सोचा है कि ये यूरिया बनती कैसे है? तो चलिए आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो गोल गोल मोतियों जैसे सफ़ेद सफ़ेद चीनी की तरह के दाने, हम तो अपने बचपन में समझा करते थे जब हमारे बुज़ुर्ग खेतों में जो है वो यूरिया खाद डाला करते, तो हमें तो ये चीनी की तरह मालूम होती थी। और बाज़ औक़ात जो है ना वो कोई छोटे बच्चे मतलब खा भी लिया करते थे। तो खैर, हम तो बचपन में समझा करते थे कि चीनी की तरह का कुछ मतलब है। लेकिन आज मैं आपको बताता हूँ कि ये जो खूबसूरत दाने हैं यूरिया के, ये कैसे बनते हैं और इसके लिए कौन कौन सा मटेरियल जो है वो चाहिए होता है। अगर दोस्तों आपकी ये सोच है ना कि हम अपने डेरे पे, अपने फार्म पे या अपने घर में यूरिया खाद जो है ना वो तैयार कर लेंगे, तो दोस्तों भूल जाएं आप। ये एक बहुत जो है वो इसमें जो रॉ मटेरियल इस्तेमाल होता है वो तो इंतहाई सस्ता है। मैं बताऊँगा आपको किस मटेरियल से यूरिया बनती है। लेकिन दोस्तों, जो इसके लिए हमें मशीनरी चाहिए ना, जो हमें प्रेशर कुकर की तरह के जो बड़े बड़े कंटेनर्स चाहिए, वो हर बंदा जो है ना वो नहीं वैसा माहौल बना सकता। अगर आप कुछ करने की कोशिश भी करेंगे तो आपके पास वो मटेरियल नहीं है जिनसे वो कंटेनर या वो पड़ोले जो है ना जिनके अंदर यूरिया खाद बनती है, वो आप नई कंडीशन जो है ना वो अप्लाई कर सकते। बहुत महंगे समझ लें कि आप वो रिएक्टर्स जो है ना वो बनते हैं, जो कि बड़ी बड़ी मतलब कंपनी, जिस वक्त पाकिस्तान में FFC या एग्रो यूरिया है तो, या दाऊद हरकुलिस, मतलब वो बहुत बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है। तो हम यूरिया को है बहुत सस्ती, इसका जो रॉ मटेरियल है बहुत सस्ता है, यानी कि मुफ्ती समझ लें। लेकिन इसको बनाने के लिए जो मशीनरी चाहिए दोस्तों वो बहुत महंगी है। तो दोस्तों, यूरिया के लिए जो है ना बुनियादी तौर पर हमें नाइट्रोजन चाहिए, यानी कि यूरिया के अंदर हमें नाइट्रोजन 50 किलो का एक गट्टू है तो उसमें 46 किलो जो है ना वो नाइट्रोजन होती है। अब नाइट्रोजन आपके इल्म में इजाफा करता जाऊँ, हमारी फ़िज़ा में 78% नाइट्रोजन गैस मौजूद है। ये जो आपको नीला नीला आसमान नज़र आता है, ये नाइट्रोजन की वजह से ही नज़र आ रहा होता है। अब दोस्तों, 78% एक हमारी फ़िज़ा में नाइट्रोजन है, तो उसके बाद भी हम अपनी फसलों को यूरिया के गट्टू ला ला कर क्यों डाल रहे हैं? दिमाग में सवाल तो आता है कि यार क्यों हम अपनी जो है वो फसल की बढ़ोतरी बढ़ाने के लिए यूरिया खाद के गट्टू इतने इतने महंगे वो लाकर अपनी फसल में डालते हैं, जबकि हवा में तो 78% नाइट्रोजन है। तो दोस्तों, वो 78% जो नाइट्रोजन है ना वो N2 की फॉर्म में है, यानी कि वो अवेलेबल फॉर्म नहीं है। बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है उनके दो नाइट्रोजन के एटम्स के अंदर। उसको तोड़ने के लिए दोस्तों बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है, और वो हमें उन रिएक्टर में एनर्जी और प्रेशर जो है ना वो दोस्तों मिलता है। तो दोस्तों, बात करते हैं कि नाइट्रोजन यूरिया खाद जो नाइट्रोजन होती है जिसके अंदर, उसको बनाते कैसे हैं। सबसे पहले तो दोस्तों उसके लिए हमें रॉ मटेरियल चाहिए नाइट्रोजन, उसके बाद चाहिए हाइड्रोजन। अब दोस्तों दोनों जो भी है ना, ये नाइट्रोजन और हाइड्रोजन, हाइड्रोजन भी फिजा में मौजूद है, या पानी से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं या हवा से जो है ना वो निकाल लेते हैं। नाइट्रोजन 78% उसको भी हम अपनी फ़िज़ा से जो है ना वो मतलब उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, वो मशीनों के ज़रिए से, उन चैम्बर्स की मदद से। तो दोस्तों वो टोटली मतलब वो उनको फ्री में रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेकिन उस पर उसको जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए मशीनरी है ना, जो उस पर फोर्स लगती है, वो दोस्तों बहुत महंगी पड़ जाती है। तो दोस्तों, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को जो है ना वो मतलब एक्सट्रैक्ट करके उनका रिएक्शन करा के हम बनाते हैं अमोनिया, NH3। दोस्तों, अब अमोनिया हमारे पास आ गया। अब अमोनिया को दोस्तों आगे क्या करना है? अमोनिया का रिएक्शन, यूरिया का अगर आप फार्मूला देख लें NH2.CO फिर NH2, तो दोस्तों ये यूरिया का फार्मूला है। अब दोस्तों, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हमारी फ़िज़ा में मौजूद है, यानी कि मैंने सांस अंदर लिया तो मैं ऑक्सीजन अंदर लेकर गया, जब मैंने सांस बाहर निकाला तो कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों जो है ना वो मैंने बाहर निकाली। जैसे कि पौधे भी जो हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर लेते हैं और ऑक्सीजन को फ़िज़ा में जो छोड़ते हैं, हमारे उल्ट करते हैं, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड को इनटेक कर लेते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों मुख्तलिफ सोर्सेज से जो है ना वो मतलब कोई चीज़ जल रही है तब कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है। उसके अलावा जो हमारी गाड़ियाँ चल रही हैं, पेट्रोल वाली गाड़ियाँ हैं, डीजल वाली, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो निकलते हैं। दोस्तों, अब कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है वो फ़िज़ा से उसको खींच लेते हैं, एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। बड़े बड़े जो हैं वो चैम्बर होते हैं, उनके अंदर वो इकट्ठी हो जाती है। अब दोस्तों, जो हमने पहले अमोनिया बनाया है NH3, उसको हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है ना वो उसका, इन गैसों का जो है ना वो रिएक्शन करते हैं। दोस्तों, ये गैसें होती हैं। अब जब इन दो
गैसों का आपस में दोस्तों रिएक्शन होगा ना, तो जब इस रिएक्शन के सिलसिले में जो है ना वो अमोनियम कार्बामेट बनेगा, मतलब लिक्विड फॉर्म में हमारे पास एक लिक्विड आ जाएगा। जब गैसों को हम सारी गैसों को जब कंप्रेस करेंगे ना, वो इन कंप्रेस करने यानी कि जो गैसों को लिक्विड में लेके आने, जब कभी आपने लाइटर देखा है, लाइटर तो बेसिकली गैस भरी हुई होती है, लेकिन उसको कंप्रेस करके जब लाइटर के अंदर डालते हैं तो वो हमें लिक्विड महसूस होता है। तो दोस्तों सेम इसी तरह वो जो लिक्विड होता है ना, आपके पास जो गैसें हैं उनको हम दबाव देते हैं, प्रेशर देते हैं, तो वो दोस्तों लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। अमोनियम कार्बामेट हमारे जो है वो हाथ में आता है। दोस्तों जो पिछले रिएक्शन मैंने बताए हैं उनमें से बहुत ज़्यादा जो है ना वो हरारत निकलती है, उनमें से बहुत ज़्यादा गर्माइश निकलती है। तो अब उस गर्माइश को भी वो एक पाइप के ज़रिए जो है ना वो स्टोर कर लेते हैं, ताकि ये अगले रिएक्शन के लिए काम आए, जो अगले टैंक में जाके हमारे साथ काम होना है उस रिएक्शन के लिए जो मतलब वो हरारत इस्तेमाल हो जाती है। अब दोस्तों जो अमोनियम कार्बामेट हमारे पास बन गया है, अब वो लिक्विड फॉर्म में आया, अब जो हरारत जमा करी थी उसको और गर्म करेंगे और सेक देंगे, ताकि उसमें से अमोनियम कार्बामेट में से सारा पानी जो है वो उड़ जाए और ज़्यादा से ज़्यादा गाढ़ा महलूल जो है ना वो हमारे हाथ में आ जाए। अब दोस्तों अगले मरहले की तरफ चलते हैं। आपने देखा होगा कि यूरिया बड़े गोल गोल मोती होते हैं, तो वो गोल मोती कौन बनाता है, किस मशीन में बनते हैं? तो दोस्तों वो मशीन में नहीं बनते, वो मैं आपको बताता हूँ वो कैसे बनते हैं। कई दफ़ा आपने फैक्ट्रीज में देखा होगा, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री शुगर मिल होती हैं, उनकी दोस्तों बड़ी बड़ी ऊंची चिमनी होती है और उनमें से बड़ा धुआं निकल रहा होता है। अपने पिंड का भट्ठा ही आप ले लें, भट्ठे का कितना ऊंचाई होती है और उसमें से धुआं निकल रहा होता है। तो दोस्तों बड़ी बड़ी चिमनियाँ बनाने का, भट्ठे बनाने का क्या मकसद है? धुआं तो हम वैसे भी निकाल सकते हैं, लेकिन नहीं, हुकूमत की कुछ पॉलिसियाँ हैं, जो महकमा माहौलियात वाले हैं उनकी कुछ पॉलिसियाँ हैं कि हम गैसों को वैसे ही हवा में नहीं छोड़ सकते, इनको कुछ ट्रीट करके, इनको ठंडा करके, या फिर इनके अंदर से जो ख़तरनाक मुज़र केमिकल है उनको निकाल के फिर हम ऊंचाई पे इसको करें वेस्ट, ताकि दोस्तों ये हमारे माहौल को आलूदा ना करे। तो फैक्ट्रियों में तो धुआं निकालने के लिए चिमनियों का मकसद है, लेकिन जो यूरिया का जो प्लांट होता है ना, यूरिया का जो मतलब प्लांट होता है जहाँ पर जिस फैक्ट्री में यूरिया खाद बनती है, तो दोस्तों वहाँ पर भी एक बहुत बड़ा जो है ना वो टैंक होता है, उसको प्रिलिंग टैंक कहते हैं, प्रिलिंग टैंक कह लें। तो दोस्तों उस प्रिलिंग टैंक के अंदर जो है ना वो जो हमारे पास वो अमोनियम कार्बामेट का लिक्विड बना है, वो ऊपर से उसका स्प्रे करते हैं और नीचे से ठंडी हवा जो है ना वो दाखिल करते हैं। बात ज़रा गौर से सुनिए, अमोनियम कार्बामेट जो हमारा बना है ऊपर से उसका स्प्रे करेंगे, जब नीचे से वो ठंडी हवा पड़ेगी, वो जो लिक्विड है ना वो लिक्विड आपका फ़ौरन से दानों में कन्वर्ट हो जाएगा और वो एक बहुत बड़े से जो है ना वो दोस्तों उस पर आप लगा लें, एक बेल्ट सा लगा होगा उस पर गिरा होगा, वहाँ से दोस्तों उसको सारी को इकट्ठा करके कन्वेयर बेल्ट पर ठंडा करके और फिर गटुओं के अंदर जो है ना वो पैकिंग कर दी जाती है। दोस्तों अब इंडिया में जो था ना वो यूरिया का इस्तेमाल जो आगे में, हमारे पाकिस्तान में तो सफ़ेद यूरिया ही होता है अमूमी तौर पर, और दोस्तों ये सफ़ेद यूरिया मुख्तलिफ इंडस्ट्रीज़ में जो है ना वो एग्रीकल्चर के अलावा, ज़राअत के अलावा भी कुछ जो है ना वो लोग इसको इंडस्ट्री में जो है ना वो इस्तेमाल करने लग गए थे। तो इससे दोस्तों किसानों को था ना इंडिया में वो यूरिया की शॉर्टेज का सामना करना पड़ गया। तो इंडिया की दोस्तों जो गवर्नमेंट ने उसने एक स्टेप लिया कि यूरिया के ऊपर था ना जो वो नीम की कोटिंग करना शुरू कर दी, यानी कि नीम जो है ना वो नीम के जो दरख्त होते हैं हमारे, इसका जो दोस्तों वो घोल लेकर उसको उसके ऊपर यूरिया के ऊपर स्प्रे कर दिया। दो फायदे मिले इससे इनको, एक तो दोस्तों जो यूरिया मतलब गैर कानूनी तौर पर ज़राअत के अलावा इस्तेमाल होता था वो मिलावट वाला यूरिया हो गया, तो फिर वो इंडस्ट्री में किसी काम का नहीं रहा। दूसरा इस्तेमाल, जब यूरिया हम ज़मीन में डालते थे तो यूरिया से भी दोस्तों कुछ ऐसे उसे नीम कोटेड से हम जब ज़मीन में डालते हैं तो ऐसे कुछ केमिकल निकलते जो कीड़े मकोड़े ज़मीनी थे वो मतलब नुकसानदेह, वो उससे नीम की वजह से भाग जाते थे। तो दोस्तों ये तो था यूरिया खाद बनाने का जो प्रोसेस। कुछ फेसबुक यूट्यूब पर कहते हैं जी खाद बनाना सीखें जी, घर पे यूरिया बनाएं और घर पे फैलाने। तो दोस्तों बना तो शायद जो है ना वो यूरिया तो खैर इम्पॉसिबल है, बहुत इसके लिए हैवी रिएक्टर चाहिए होते हैं। फास्फोरस की खाद जो है मैं शायद बना दें, लेकिन दोस्तों आप उसकी वो क्वालिटी नहीं, इतना शायद आप खर्चा कर दें, खर्चा करके अगर आप खाद बना भी लेते हैं तो दोस्तों शायद आपको वो क्वालिटी ना मिल सके जो बड़े बड़े रिएक्टर्स में, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ में खाद बनाते हैं। बिल्कुल साइंस के असूलों के मुताबिक दोस्तों खाद बनती है, बिल्कुल फुल कंपोजिशन होती है। तो दोस्तों इसलिए कोशिश किया करें कि जब तक आप समझते नहीं है कि मतलब इतना बड़ा आप रिएक्टर लगा सकते हैं, तो कोशिश करें बाज़ार से ख़रीद कर अच्छी क्वालिटी की खाद अपनी फसलों में इस्तेमाल करें। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आपको ये मालूमाती वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद अगर इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।